नमस्कार बच्चों। मुगल वंश यानी कि मुगल डायनेस्टी हम लोग देख रहे थे और इसमें हम लोग बाबर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। और कल के लास्ट वीडियो में हम लोग हुमायूं का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। और हुमायूं का वो जो दौर था वो सत्ता संभालने से भारत से निष्कासित होने का दौर, यानी कि 1530 से, है ना, 1540 तक का दौर हम लोग चर्चा कर चुके थे। और हम लोगों ने कल देखे थे कि किस प्रकार से शेर शाह सूरी, है ना, ट्रिपल एस जो नाम मैं लिख रहा था, कि वो शेर शाह सूरी जो है वो किन परिस्थितियों में कन्नौज का युद्ध यानी कि बिलग्राम के युद्ध में न केवल हुमायूं को बुरी तरह से बैडली डिफीट करता है बल्कि उसे भारत से ही खदेड़ देता है। और हुमायूं जो है दर बदर की ठोकरें खाने के लिए वो सिंध प्रांत ईरान के क्षेत्र में वो चला जाता है और दिल्ली की सत्ता जो है वो किसके हाथों में आ जाती है, तो शेर शाह सूरी के हाथों में, है ना। तो आज का इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, वो एक अफगान शासक जिसका नाम था शेर शाह सूरी। कैरेक्टर इसका भी बहुत जबरदस्त कैरेक्टर है। जितना निगेटिव मैंने बात की तो हुमायूं के बारे में, उतना ही पॉजिटिव हम कह सकते कि कैरेक्टर था किसका, शेर शाह सूरी का। कहा जाता है ना कि इंसान को यदि तकलीफ मिले और यदि उस तकलीफ में जब वो टूट गया तो वो बिखर जाता है, लेकिन यदि उस तकलीफ को कोई झेल लेता है तो वो इंसान जो है ना वो निखर जाता है। ऐसा ही कहानी है आपका किसका, शेर शाह सूरी का। समझ गए। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम जो है वो फरीद है। इसके पिता जो है वो एक छोटे से जागीरदार है, छोटा सा, बहुत बड़ा रईस नहीं है। और इस फरीद का यानी कि शेर शाह सूरी की माता का निधन हो गया है और इसकी सौतेली माँ जो है ना वो इसके साथ, यानी कि इसकी जो माँ है वो स्टेप मदर है और वो इसके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करता है कि जैसा कि आए दिन आप लोग कभी सुने होंगे कि कोई सौतेली माँ अपने बच्चों के साथ कैसा सौतेला व्यवहार करता है। यानी इसकी माँ को, है ना, ये अपनी माँ को फूटी आंख भी नहीं सुहाता है। इसकी माँ जो है ना वो सौतेली है, वो इसको देखना तक पसंद नहीं करती है, तरह तरह का इसको मतलब नकार के रखती है, पूरी तरह से फटकार के रखती है। लेकिन ये हर हाल में अपने आप को टूटकर बिखरने नहीं देता है, बल्कि उस विषम परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता को वो और निखारने का काम करता है और इसी के बदौलत वो दिल्ली की सत्ता पे काबिज होता है ना, और भारतवर्ष के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। और कैरेक्टर है इसका शेर शाह, यानी कि देखो हम लिखे होंगे कि शेर खान। शेर खान इसका नाम जो पड़ा है वो रीजन है, एक बार इस जंगल में अपने एक अफगान शासक जो बिहार का शासक था, है ना, उसके साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है और समहाउ किसी तरह से इसके साथ जो मतलब वेपन्स रहते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। वैसे परिस्थिति में इसने हाथ से ही शेर को मार दिया था, जस्ट लाइक टीपू सुल्तान की तरह। इसी वजह से इसे शेर खां की उपाधि दी गई थी और इसका नाम क्या पड़ गया, शेर शाह सूरी। तो आइए ऐसे ही हाई कैरेक्टर का हम लोग बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो धनबाद के क्षेत्र से गुजरा है, बरवड्डा के क्षेत्र से, है ना, जीटी रोड, है ना, जिसे आज के जमाने में NH-19 का नाम दे दिया गया। ठीक है, NH-19 यानी कि जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको कहा जाता है, उसका निर्माण भी सबसे पहले इसी बंदे ने करवाया था। प्लस इसने अपने शासन काल में इतने जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप किया जिसको न केवल मुगलों ने कॉपी पेस्ट किया बल्कि मुगलों के बाद जो ब्रिटिशर्स आए उसने भी इस चीज को कॉपी पेस्ट किया। मतलब शासन चलाने की इसकी इतनी बेहतरीन प्रणाली थी कि न केवल मुगलों ने बल्कि अंग्रेजों ने भी इसको कॉपी किया। तो बंदे में तो दम होगा, है ना, तब ना कोई इतना कॉपी पेस्ट किया गया है। ठीक है, आइए चलते देखते हैं। शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी 1486 टू 22 में 1545। शॉर्ट टाइमर है। क्यों शॉर्ट टाइमर है अभी हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, क्लास को करते रहिए। बॉर्न फरीद खान, बचपन का नाम क्या है इसका, फरीद खान। ठीक है, वॉज द फाउंडर ऑफ सूरी एम्पायर। इसी को क्या माना गया, सूरी एम्पायर का फाउंडर। ठीक है,
इन इंडिया विथ इट्स कैपिटल इन सासाराम। इसका कैपिटल कहाँ पे है? बिहार में ही सासाराम। ठीक है, सासाराम। और इसका मकबरा भी जो है ना वो बहुत खूबसूरत है, वो भी सासाराम में ही है। ठीक है, देखेंगे हम लोग। ही इंट्रोड्यूस द करेंसी ऑफ रूपी। सबसे पहले रूपी जारी करने वाला बंदा यही था। कौन? शेरशाह सूरी। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस द करेंसी ऑफ रूपी। रूपी नाम का इसने सिक्का चलाया था, नोट नहीं चलाया, पेपर वाला नहीं चलाया। ठीक है, शेरशाह ऑफ सूर टू कंट्रोल ऑफ द मुगल एम्पायर इन 1540। मैंने बताया था कि मुगलों से इसने सत्ता कब छीन ली थी? 1540 में। कौन से युद्ध में? कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, इसके पहले कौन सा युद्ध हुआ था 1539 में? चौसा का युद्ध। ठीक है, नॉट मौसा का युद्ध। He reorganization of the empire. His reorganization of the empire laid the foundation for the latter Mughal emperors, notably Akbar, son of Humayun. इसने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप किया, अकबर उसको क्या कर दिया? कॉपी पेस्ट कर दिया। बहुत अच्छा सिस्टम था इसका। ठीक है, शेरशाह वाज द फाउंडर ऑफ सूर डायनेस्टी। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। His original name was फरीद। इसका वास्तविक नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? फरीद। He was the son of हसन खान। किसका बेटा था? हसन खान। हसन खान क्या थे? जागीरदार थे। क्या थे? जागीरदार थे। कहाँ के? सासाराम का। कहाँ पे? सासाराम कहाँ पे है? बिहार में। He was given the title शेर खान of his bravery। इसको शेर खान की जो उपाधि मिली थी, किस वजह से मिली थी? इसकी बहादुरी की वजह से। क्यों? क्योंकि इसने हाथ से ही किस चीज को मार दिया था? शेर को। ठीक है, अंडर द अफगान रूल ऑफ बिहार। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो है ना, ये क्या है भाई? शेर शाह का मकबरा है। ठीक है, बिल्कुल झील के बीचों बीच में है शेर शाह सूरी का। ये क्या है? मकबरा। कहाँ पे? ये भी पूछता है कहाँ पे है? सासाराम में। शेरशाह सूरी का टॉम्ब कहाँ पे है? मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में। किसके बीच में? झील के बीच में। याद रखिएगा। ठीक है, शेरशाह सूर्स कनकेस्ट इंक्लूड बुंदेलखंड। कहां कहां इसने भाई सत्ता में आने के बाद इसने किन किन क्षेत्रों पे अटैक किया? तो बुंदेलखंड, मालवा, मुल्तान। मुल्तान कहां पे है? पाकिस्तान। मुल्तान आज कहां पे है? पाकिस्तान। पंजाब एंड सिंध। सिंध का एरिया तो मैं कल दिखाया था, है ना, मैप इंडिया का बना के। तो इन क्षेत्रों पर इसने अपना दबदबा बरकरार रखा। कहां पे? बुंदेलखंड का एरिया, मालवा का एरिया, बिल्कुल प्लेट्यूज वाला, सेंट्रल हाईलैंड का एरिया। इंडिया में बताया ना जी, प्लेट्यू, इंडियन पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है उसको कितने पार्ट में बांटा गया? 2 पार्ट में प्लेट्यूज को इंडिया में। बीच वाला क्या है? सेंट्रल हाईलैंड। नीचे वाला क्या है? डेक्कन प्लेट्यू, है ना। तो ये जो एरिया है कौन सा? बुंदेलखंड, मालवा, ये कहाँ पे है? सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है? सेंट्रल हाईलैंड का। ध्यान रखिए, मैप दिखना चाहिए। मुल्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान। पंजाब आप देख रहे हो। सिंध कहाँ पे है? कल बता चुके हैं। His empire occupied the whole of North India। लगभग नॉर्थ इंडिया को कैप्चर करके रखा था, लेकिन किसको छोड़कर? आसाम को। वेस्ट में किसको? गुजरात को। नॉर्थ में एकदम कहाँ पे? किसको? कश्मीर को छोड़कर। और नेपाल, आज तो अदर कंट्री है। यानी इन क्षेत्रों पे इसका अपना कंट्रोल नहीं था। नॉर्दर्न इंडिया पे इसका कंट्रोल था, लेकिन किन किन स्टेट को आज का कंट्रोल नहीं था इसका? आसाम पे इसका अधिकार नहीं था, गुजरात पे अधिकार नहीं था, कश्मीर पे नहीं था, और कहां पे नहीं था? नेपाल में। हिज रूल लास्टेड फॉर ओनली 5 years। 5 साल तक ही शासन किया। मैंने बताया था कि हुमायूं को इसने कब भगाया? 40 में। ठीक है, और 1545 में ये खुद निकल लिया। 1540 में, ध्यान दो मेरी बातों को, बड़ा सिंपल वे में समझा रहे हैं। 1540 में इसने हुमायूं को भारत से निकाला। अब 1545 में ये खुद को दुनिया से निकाल लिया। कहोगे सर क्या बात कर रहे हैं? तो 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है, वो भी एक दुखद घटना में। आप समझिए, ये जो पिक्चर दिख रहा है, ये जो पिक्चर दिख रहा है ना, ये कहाँ का पिक्चर है? ये कालिंजर फोर्ट है। ये कौन सा फोर्ट है? कालिंजर। ठीक है, कौन सा?
कालिंजर का किला है ये, ठीक है, कालिंजर का किला है ये। कालिंजर का किला वर्तमान में कहां पर है सर? यूपी में। समझ गए? कालिंजर का किला कहां पर है? यूपी में। यूपी में विंध्याचल पर्वत के ठीक सटा हुआ है ना, यानी ये जो क्षेत्र है बिल्कुल पहाड़ी वाले क्षेत्र है, और इसका जो किला है बहुत मजबूत है, पत्थरों से बनाया गया, कटिंग कर करके, ठीक है। तो इस पर जब कालिंजर का अभियान पे जाता है कौन? शेरशाह सूरी। किसको फतह करने के लिए गया है? कालिंजर को। कालिंजर की किला को इसके सैनिक लोग जो है वो घेरे हुए हैं, लेकिन किला क्या है? बंद है। किला क्या है? बंद है, तो उसका गेट खुल नहीं रहा। तो इसके सैनिक लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? बम मार रहे हैं। किसके ऊपर? किला के ऊपर। हाँ सर, बम है उस समय। लेकर आया मुगल, याद करिए, तो सब लेकर आया। तो बमबारी की जा रही है किसके ऊपर? किला के ऊपर, ठीक है। एक बम जो है ना वो दीवार से टकरा कर आ गया किसके पास? शेरशाह सूरी के पास। और वो उससे नहीं पूछा कि मैं फट जाऊं, और अचानक ब्लास्ट कर गया, ठीक है। तो बम को फटना चाहिए था किले की दीवार पे, वो टकरा के आ गया न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार। कहां पे? शेरशाह सूरी के पास, और बम ब्लास्ट कर गया, साथ ही साथ शेरशाह सूरी भी ब्लास्ट कर गया। यानी कि 1545 ईस्वी में भाई साहब जो है वो दुनिया से निकल गया। 5 साल ही शासन किए, लेकिन जबरदस्त शासन किया है। He has organized an excellent administrative system। मैंने बताया था कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन इसकी व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट। The king was added by 4 important ministers। सर कैबिनेट मिनिस्टर ये अपना बना के रखा है। मेरी बात को ध्यान में रखेंगे, ये सारी चीजों को आपसे पूछा जाएगा और एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये न केवल अकेले शासन कर रहा है, बल्कि अपने शासन में सत्ता को अच्छे तरीके से चलाने के लिए 4 मिनिस्टर्स रखे हैं। कितने मिनिस्टर्स रखे हैं? 4 मिनिस्टर्स। आइए, पहला क्या है सर? दीवान-ए-विज़ारत। दीवान-ए-विज़ारत या इसी को कहिए वजीर। समझ गया ना? पहला पोस्ट क्या है सर? ध्यान दीजिए, दीवान-ए-वज़ारत यानी कि वजीर। क्या है? इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फिनांस। ये कौन सा डिपार्टमेंट संभाल रहा है भाई? रेवेन्यू एंड फिनांस। आज की निर्मला सीतारमन, फिनांस मिनिस्ट्री। समझ गए? आज जैसे भारत की फिनांस मिनिस्ट्री कौन संभाल रही है? आज निर्मला सीतारमन जी संभाल रही है। उसी प्रकार से ये दीवान-ए-वज़ारत वजीर जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट है? रेवेन्यू एंड फिनांस, मतलब टैक्स कलेक्शन करना, फिनांस पैसे वाला डिपार्टमेंट। दीवान-ए-आरिज कौन सा डिपार्टमेंट? नंबर 2, दीवान-ए-आरिज, इंचार्ज ऑफ आर्मी। ये कौन सा डिपार्टमेंट संभाल रहा है? आर्मी। राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर। समझ गया ना? राजनाथ सिंह क्या है? भारत के डिफेंस मिनिस्टर। तो उस जमाने में इस डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? दीवान-ए-आरिज, ठीक है। नंबर 3, दीवान-ए-रसालत। दीवान-ए-रसालत, फॉरेन मिनिस्टर, जयशंकर साहब। समझ गया ना? जयशंकर साहब भारत के विदेश मंत्री है ना, फॉरेन मिनिस्ट्री। तो फॉरेन मिनिस्टर को क्या कहा जाता था भाई? दीवान-ए-रसालत, दीवान-ए-रसालत। और नंबर 4 क्या है सर? दीवान-ए-इंसा, दीवान-ए-इंसा, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन। समझ गया? कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ये संभाल रहे कौन? दीवान-ए-इंसा, ठीक है। और इसके बावजूद भी सारे डिपार्टमेंट पे ये अपना आंख खोल के बैठता था, हॉकाई लगा के रखा था, कौन मिनिस्टर अच्छा से काम कर रहा है या नहीं। हर एक डिपार्टमेंट का ये खुद ब खुद चेकिंग करता था, छोटा छोटा चीज का ये केयर करता था कि कोई भी काम, कोई भी मिनिस्टर गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, इंक्वायरी करता था। ऐसा नहीं कि राजा बन गए मौज में। समझ गए ना? समझ गए ना? ऐसा नहीं था। शेरशाह सूरी हर एक डिपार्टमेंट की बहुत ही अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन खुद करता था, ताकि कोई गड़बड़ करने का कोई चांसेस नहीं रह सके। समझ गया ना? पब्लिक मस्त है इसके टाइम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेरशाह एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 47 सरकार। समझ गए? इसका जो पूरा एम्पायर था
इसको कितने सरकार में बांटा गया है? 47। कितना? 47 में। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? शेरशाह। शेरशाह के नीचे क्या हो गया भाई? सरकार। मतलब कितने सरकार है? 47। सरकार से नीचे क्या हो गया? परगना। और परगना से नीचे क्या हो गया? विलेज। मतलब जैसे आज क्या है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद क्या है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाता है, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम या पंचायत, ग्राम पंचायत होता है। उसी तरह से आज जैसे होता है कि गांव सबसे छोटा है, सबसे छोटी इकाई क्या है? गांव। गांव से बड़ा पंचायत, पंचायत से बड़ा प्रखंड, ब्लॉक जिसको कहते हैं, ब्लॉक से बड़ा कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट। तो उसी तरह से सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? विलेज। विलेज से बड़ा क्या? परगना। परगना से बड़ा क्या? सरकार। कितने सरकार थे? 47। लिख रहा है ईच सरकार वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस परगनाज। सारे सरकार जो है वो किस चीज में डिवाइडेड थे? परगनाज में। और परगना किस में डिवाइडेड था? विलेज में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहां पर भी कंट्रोल करने के लिए देखिएगा यहाँ पे 4 पोस्ट है। इन सब चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या है? अलग अलग ऑफिसर्स है। पहला क्या है सर? सिकदार। सब बुक में पढ़िए, मिलेगा, छोटा छोटा ही जिक्र है एनसीईआरटी में, लेकिन जिक्र है सिकदार। ठीक है, सिकदार कौन है? मिलिट्री ऑफिसर। सिकदार कौन है? मिलिट्री ऑफिसर। अमीन, समझ गए? अमीन क्या है भाई? लैंड रेवेन्यू, जमीन से इसका क्या करना है? रेवेन्यू कलेक्शन करना है। फौजदार ये कौन है? ट्रेजरर, पैसा संभाल के रखने वाला। अमीन क्या करेगा? पैसा कलेक्शन करेगा, उसका निर्धारण करेगा टैक्स का। फौजदार क्या है? ट्रेजरर है, उसको संभाल कर रखेगा। और क्या है सर? कारकुन। कौन है? कारकुन। अकाउंटेंट्स है, सीए। अकाउंटेंट समझ रहा? सीए है, सारा पैसा का हिसाब पत्तर रख रहा। हो सकता है कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन किया, गड़बड़ कर दिया, ट्रेजरर अपने पास रख के उसका भी झोल कर दिया, लेकिन उसके लिए भी कौन है? अकाउंटेंट, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। और उसके बाद इन सब पर अपना हॉक आई लगा के बैठा कौन? शेरशाह सूरी, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। चलिए सर, इक्ताज, वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है एकता, इक्ताज, इक्ता पढ़ेंगे, इक्ताज। अंडर शेरशाह द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेल ऑर्गेनाइज। मैंने बताया था कि लैंड रेवेन्यू जो था वो बहुत अच्छे तरीके से क्या था? ऑर्गेनाइज था। टैक्स जो था सर वो 1/3 था। टैक्स कितना था? 1/3। इसके टाइम में जो टैक्स वसूला जाता था वो कितना था? 1/3 लिया जाता था। जितना प्रोडक्शन हुआ, जितना प्रोडक्शन हुआ उसका कितना वसूला जाता था? 1/3। ठीक है, या तो कैश भी दे सकते हो या तो फिर आप अनाज ही दे दीजिए, लेकिन उसके आपको 1/3 देना है तो देना है। ठीक है, लैंड सर्वे वॉज सेंसिबली डन। ऐसे नहीं कि सबका जमीन पे थोप दिया कि इतना टैक्स तुमको देना, नहीं। सबसे पहले पूरे एरिया का जमीन का क्या किया गया? सर्वे किया गया। क्या किया गया? जमीन का सर्वे किया गया कि कौन जमीन किस टाइप का, क्योंकि सारे जमीन अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ जमीन ज्यादा फर्टाइल होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कोई एकदम डेजर्ट के टाइप का होता है। तो सब जगह एक इक्वल टैक्स लगा देना ये तो कहीं से उचित नहीं है। इसलिए सबसे पहले क्या किया गया? लैंड का सर्वे किया गया। क्या किया गया? लैंड का सर्वे किया गया। ठीक है, ऑल कल्टिवेबल लैंड्स, मतलब वैसा सभी जमीन जिस पर खेती की जा सकती है, वेयर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। जितने खेती योग्य जमीन थे उसको कितने पार्ट में बांटा गया? 3 पार्ट, गुड, मिडिल और बैड। सबसे ज्यादा टैक्स कहां पर लगेगा बताइए? देख के लगा सकते हो, जो जमीन सबसे अच्छा है, उसके बाद मिडिल पे, और जो बैड है उस पे जो मिल जाए सो अच्छा है। ठीक है, स्टेट शेयर वाज 1/3। अभी बताए ना कि स्टेट का शेयर कितना था टैक्स का? 1/3। ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन एंड इट वाज पेड इन कैश और क्रॉप। या तो आप टैक्स को कैश दे दीजिए या तो फिर आप क्या करिए? क्रॉप से दे दीजिए। जो उपजाए हो, चावल उपजाए हो चावल दे दो, गेहूं उपजाए हो गेहूं दे दो, ठीक है, मक्का उपजाए हो मक्का दे दो, लेकिन भैया 1/3 आपको देना है तो देना है। इसमें कोई इफ बट नहीं चलेगी। ठीक है, शेरशाह इंट्रोड्यूस न्यू कॉपर क्वाइन। इसमें
तांबे का एक नया सिक्का चलाया था जिसका नाम क्या है, दाम। डैम नहीं पढ़ना, क्या चलाया है, दाम। देखो ये शेरशाह सूरी के टाइम का क्या है, सिक्का है, ठीक है। और कहा जाता है कि यही दाम जो है ना वो अंग्रेजों के टाइम का एक प्रोवर्ब्स बना, कहावत बन गया, ठीक है। कौन सा फ्रेज, आई डोंट गिव अ डैमन, ठीक है, आई डोंट गिव अ डैमन ड्यू टू इट्स अ स्मॉल वर्थ। एक कहावत है, डैमन थिंग बोलते हो ना कि फालतू का चीज, फालतू की वस्तु, ये इसी से लिया गया। Police were competently restricted and crime was less during his regime. इसके टाइम में क्राइम ना के बराबर, एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा था जिसके जवाब नहीं। सर रोड पे बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है, रोड पे ना सड़क के दोनों तरफ इसने क्या किया है, सड़क के दोनों साइड, जैसे मैं दिखा रहा हूं, जस्ट अ मिनट, सड़क है ना, लोग उस समय तो भाई फॉर्च्यूनर लेकर नहीं घूम रहे थे, BMW लेके नहीं चल रहे थे। मोस्ट ऑफ लोग जो थे वो कैसे सफर करते थे, पैदल चलते थे, है ना, या घोड़े गाड़ी, बैलगाड़ी, यही सब थी साधन। तो सड़क के किनारे दोनों साइड उसने क्या कर दिया था, प्लांटेशन करवाया, ताकि किसी को भी धूप में चलना ना पड़े। जगह जगह पर उसने कुएं बनवा दिए ताकि लोग क्या कर सके, पानी पी सके। राहगीर जो चल रहे हैं पैदल, उसको प्यास लगेगा ना, उस समय थोड़े ना एक्वाफिना मिल रहा था और बिस्लेरी कि खरीद लिया 20 रुपये में और पी लिया आरओ का पानी, समझ गया ना। ये लोग क्या करते थे भाई, शेरशाह सूरी अपने पूरे एम्पायर में सड़क के किनारे छायादार वृक्ष लगवाया, कुएं खुदवाए और सराइज बनाए। सराइज मतलब गेस्ट हाउस, धर्मशाला, समझ गया ना। जगह जगह पे रूम्स बना दिए गए ताकि रात हो जाए या दोपहर का समय तो यात्री उसमें आराम कर सके, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को कोई पैसा देना नहीं है। और सर इतनी अच्छी व्यवस्था इस रोड पे, जैसे आजकल देखते हो कि रोड पे पुलिस की PCR वैन घूमती है, पेट्रोलिंग करती है ना, कि चोर डाकू कोई क्राइम ना कोई किसी प्रकार का कर दे किसी के साथ। तो इसने रोड पर भी पुलिस को डिप्यूट करके रखा था, घुड़सवार सैनिक को, ताकि उसका काम था, एरिया बटा हुआ था कि वो घुड़सवार सैनिक अपने एरिया में हमेशा घूमते रहेगा, ताकि राह में चलने वाले किसी के साथ कोई चोर डाकू छीन लूटपाट नहीं कर सके। तो केयर कर रहा है पब्लिक का कि नहीं कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। इसने सबसे पहले डाक सिस्टम को डेवलप करवाया, डाक सिस्टम, पोस्टल डाक सिस्टम होता है ना जी, डाक व्यवस्था को डेवलप करने वाला यही व्यक्ति था, कौन, शेरशाह सूरी। बहुत काम किया है सर ये, ठीक है। शाह बोरोड मेनी आइडियाज लाइक ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी। याद करिए अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, गर्म लोहे से अपने घोड़े पर क्या करता था, दाग लगा देता था, ताकि कोई भी सैनिक घोड़े का बदल नहीं सके। सैनिकों का हुलिया लिखवाता था, याद बताए, करवाए थे ना। तो ये सारा काम कर रहा है। शेरशाह हैड आल्सो डेवलप्ड द कम्युनिकेशन बाय लेइंग 4 इंपॉर्टेंट हाईवेज। बड़े बड़े हाईवेज बनाए सर, सोनार गांव से, ठीक है, कहां से, सोनार गांव से पुरुषपुर, जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं, GT रोड, है ना। सोनार गांव कहां पे, वर्तमान में ढाका के पास, ठीक है। सोनार गांव कहां, वर्तमान में ढाका के पास से लेकर कहां, पाकिस्तान में पुरुषपुर मतलब पेशावर तक। ये जो आप देख रहे हो ना ये लाइन, ठीक है, ये रेड वाला लाइन ढाका से स्टार्ट करा है सर, ये मैप वैसा है, और यहां से काबुल दिखा रहा है, नहीं, पेशावर तक। कहां तक, पेशावर तक। इसी को बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड कहा गया, GT रोड कहा गया, ठीक है। आगरा टू बहरामपुर, दूसरा हाईवे कौन बनाया, आगरा टू बहरामपुर। जोधपुर टू चित्तौड़, जोधपुर से कहां पे, चित्तौड़। और लाहौर से कहां पे, मुल्तान। ये कहां पे, वर्तमान में पाकिस्तान में, ठीक है। तो इस प्रकार इसने बहुत कम समय में, यानी महज 5 सालों में उसने इतना काम कर दिया कि शायद कोई 50 साल में भी उतना काम बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाता। इसीलिए इतिहास में शेरशाह सूरी को एक बेहतरीन कुशल प्रशासक के रूप में याद किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।